हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आप समानांतर चतुर्भुज का लेसन 1 और लेसन 2 देख चुके हैं। और हाँ, अगर लेसन 3 देखने के लिए आप अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लेसन 1 और लेसन 2 को आप एक बार अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। आज समानांतर चतुर्भुज का लगभग सारा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और अगले दिन से समानांतर चतुर्भुज का हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वर्ग, आयत और समचतुर्भुज फिर असमानांतर चतुर्भुज पे आएंगे, जो आपको पहले वीडियो में ही हम आपको बता चुके हैं। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे सारा क्वेश्चन पीडीएफ का सॉल्यूशन कल 2 वीडियो में लगेगा सॉल्यूशन करने में। कल आधा करेंगे और फिर आधा क्वेश्चन जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए, जो बचा हुआ भाग है वो सारा भाग को हम लोग पहले आज देख लेते हैं, जो भी बात बच गया था। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके बाद पे। तो इसके पहले नंबर बात को लिखने से पहले हम लोग समझते हैं इस बात को, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए एक समानांतर चतुर्भुज आपके पास में है। और इस समानांतर चतुर्भुज में आपको ये अच्छे तरीक़ा से पता होगा, शायद अच्छे तरीक़ा से क्या पता है कि अगर हम लोग विकर्ण खींचते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए हुए हैं, अगर हम विकर्ण खींच रहे हैं तो ये आपका विकर्ण होगा। लेकिन क्या ये विकर्ण कोण को समद्विभाजित करता है? कोण को समद्विभाजित नहीं करता है। लेकिन अब मेरा मन ये है कि हम ना कोण को समद्विभाजित करवाना चाह रहे हैं, और कोण को अगर हम समद्विभाजित करवाना चाहेंगे तो ये रेखा विकर्ण पर जाकर के नहीं मिलेगी। ये बात आप 100% शायद जानते हैं। हम एक रेखा को ये खींचे, इसका कोण समद्विभाजक करवाना चाह रहे हैं, इसको हम ये खींचेंगे। इसका कोण समद्विभाजक करना चाहें तो इसको हम ये खींचे, और इसका कोण समद्विभाजक करना चाहें तो इसको हम ये खींच दिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक अंदर में भी आकृति बन गई है। ए बी सी और ये डी है। अंदर में एक आकृति क्या बना दिए तो पी क्यू आर और एस एक आकृति बन गया है। आप गौर से देखिएगा, ये आकृति किस कंडीशन में होगी, इस बात को हमको समझना है कि यह आकृति आखिरकार बनता कैसे, क्या बना, कौन आकृति होगा, क्यों होगा, ये सब बात का पहले हमने चर्चा कर लेते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में भी शायद आपको हम ये बात समझाए होंगे कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। समझाए होंगे। सेकेंड नंबर बात, आपको पता है कि दोनों का मान 180 डिग्री होगा। इसका कोण समद्विभाजक, इसका कोण समद्विभाजक लें तो ये अगर पूरे ये और ये 180 है, ये दोनों कोण यानी यहाँ कोण और ये कोण मिलाकर के 90 बच गया होगा। तो हम आपको यही बात बताए थे कि ये कोण जो बचेगा वो भी कोण कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो इससे एक बात ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग कोण समद्विभाजक करवाएं तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, और ये कोण जो है, हाँ आप इस कोण को कह सकते हैं, अगर इस दोनों को मिला रहे हैं तो ये कोण को 90 डिग्री, और इधर से ले गए तो ये भी कोण को 90 डिग्री बोल सकते हैं। आपको पता है ये 90 होगा तो अंदर में भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो इस अंदर में भी 90 होगा। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप जानते होंगे शायद। अब एक चीज आपको पता चल गया कि अंदर में चारों कोण का मान जो है वो आपस में बराबर हो गया, 90-90 डिग्री हो गया। तो 90-90 डिग्री तो एक कंडीशन में होता नहीं है, 90-90 डिग्री तो 2 कंडीशन में मिलता है। एक आपको आयत में भी मिलेगा और एक आपको वर्ग में भी मिलेगा। अब दिक्कत की बात यह है कि आखिरकार वर्ग है कि आयत है, इस बात की जानकारी हमको अभी तक नहीं है। आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो हमने दोनों चीज के बारे में पहले समझते हैं कि आयत होगा कि ये वर्ग होगा। अब एक चीज हमको आप बताइए कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट दे तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे एक चीज जाहिर हो रहा है कि हमने इस कोण समद्विभाजक, आपको ये बात और एक चीज और जान लीजिए पहले
ये अगर समानांतर चतुर्भुज है तो पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे या बताए होंगे हम आपको कि आमने सामने के कोण का मान आपस में बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण का मान भी आपस में ये और ये बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा। इस बात की जानकारी आपको है। हम अगर इस कोण को और इस कोण के बारे में देखें तो दोनों कोण का मान आपस में बराबर है। कोण समद्विभाजक करें तो हमने इसको मान लेते हैं ये ए एंगल है, ये भी एंगल ए है। आपको पता है कोण समद्विभाजक करेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसको अगर हम ना पूरे कोण समद्विभाजक करें तो ये अगर हम बी मान लें तो ये भी क्या होगा, बी। कोण समद्विभाजक में दोनों बराबर, और ये टोटल 2b है तो ये भी 2b होना चाहिए, तो ये भी b होगा, ये भी b होगा, क्योंकि ये कोण बराबर, ये 2a तो ये भी 2a के बराबर हो जाएगा। इस बात की भी जानकारी आपको है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं l, या इसको हाँ a ले लिए हैं, a भी ले लिए तो इसको l ले लीजिए, ये भी l ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं z, और हम इसको भी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए z। अब एक चीज देखिए, आप देखना, आपको इतना बात को है कि आपको ना एक त्रिभुज में देखिए AB, त्रिभुज AB Q में और त्रिभुज DSC में। आपको पता है दो कोण और उसके बीच का भुजा, दो कोण और उसके बीच का भुजा अगर दो त्रिभुज का बराबर हो गया वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा? हो जाएगा। सर्वांगसम हो रहा है, इसका मतलब तीनों भुजा की लंबाई भी आपस में बराबर होगा। अब बस इतना बात को आपको ध्यान देना है और बराबर आपको देखना है, करना है। अगर हम बराबर करते हैं तो आप देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल ए है। ए के ठीक सामने की भुजा ए से लेकर के क्यू तक की बीच की दूरी होगी, तो हम कह सकते हैं ए क्यू। और इधर ए के ठीक सामने का सी से लेकर के एस तक, क्या ये आपस में बराबर है? सही। बी के ठीक सामने का अगर भुजा दिखा जाए तो बी से लेकर के क्यू की भुजा, और इधर बी के ठीक सामने देखा जाए तो डी से लेकर के एस की भुजा। और आपको पता है एक भुजा दोनों का बराबर है, सी डी और ए बी पहले से ही बराबर था। अब बात आपका बन जाएगा तुरंत। आपने क्या करना चाह रहे थे, यहां से हो क्या गया कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर चला गया, और ये जो भुजा आपका था वो चला गया इसके बराबर। अब बात बच गई, इसके बारे में अगर पता चल गया तो बात बन जाएगा, हम लोग उसके बारे में ही पता कर लेंगे। अब आप जैसे इस दोनों त्रिभुज को बराबर किए वैसे इस त्रिभुज तो बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये भुजा को हम कुछ ना मान लेना चाहते हैं, हम ना इस यहां से लेकर के यहां तक के भुजा को हम मानना चाहते हैं। इसको क्या मान लें? तो इसको मान लेते हैं इतना दूर के भुजा को अल्फा मान लें। आप खुद बताइए क्या ये अल्फा होगा? और आप ए से लेकर के क्यू तक की बीच की दूरी को पहले से ही जान रहे हैं कि इसकी दूरी बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या होगा? और ये दूरी इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके बराबर ये इसलिए नहीं हो रहा है, ये दोनों इसलिए बराबर नहीं हो पाएगा, ये इसलिए बराबर नहीं हो रहा है कि ए क्यू और बी क्यू आपस में बराबर नहीं हो रहा है, एंगल दोनों का अलग अलग चल रहा है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएगा तो ये और ये भी आपस में बराबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि चारों भुजा बराबर नहीं हो रहा है, और चारों भुजा जब बराबर नहीं होगा तो चारों भुजा बराबर नहीं होगा, आमने सामने बराबर हो रहा है तो एक आयत बनाएगा, वर्ग नहीं बना पाएगा। इसीलिए अंदर में जो ये आकृति बन रही है, ये आकृति कैसी होगी? वो आकृति आयत की जैसे होगी, वर्ग की जैसी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि समानांतर चतुर्भुज के चारों शीर्षकोण को चारों शीर्षकोण का समद्विभाजक से बना आकृति क्या बनेगा? आयत बनेगा। यानी ये जो आकृति बनने वाला आपका जो बन रहा है
ये आकृति कैसा बन रहा है, ये एक आकृति आयत के आकृति का तरह है, यानी ये एक आयत हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले नंबर पॉइंट पर। आपका अगला नंबर पॉइंट भी पहले आप देख लीजिए, ये भी एक त्रिभुज से ही रिलेटेड है। वो रिलेटेड ये है कि अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज में चारों बिंदु को ले लिया जाए और हम विकर्ण से तुलना करना चाहते हैं इसका। आपको पता है एक विकर्ण ये और समानांतर चतुर्भुज का अगर एक विकर्ण और तुलना करें तो एक विकर्ण आपका इस कंडीशन में भी आएगा और चारों बिंदु यहां भी ले लेते हैं। ये बात ये कह रहे हैं कि चारों भुजा का मध्य बिंदु, ये पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु है। अगर इस दोनों के मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो ये दोनों रेखा आपस में समानांतर हो जाएगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, ये दोनों रेखा समानांतर तो होगा ही होगा और दोनों रेखा की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। तीसरा नंबर बात, ये दोनों रेखा की लंबाई अगर ये d1 है तो d1/2 हो जाएगा। ये बात की जानकारी आपने त्रिभुज में लिख सकते हैं। अगर इस दोनों के मध्य बिंदु को त्रिभुज में बताया जाएगा, इस दोनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को, ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो इसके क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। वही बात यहां पर है, अगर हम छोटा सा त्रिभुज मान लें तो इसका क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। और इसके समानांतर ये चल रहा है, इसके समानांतर ये चल रहा है, तो दोनों रेखा भी आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। वही बात यहां पर भी होगा, अगर हम इस दोनों को यहां से मिला दें तो ये अगर d2 है तो ये d2 क्या हो जाएगा 2, ये भी d2 क्या हो जाएगा 2। ये दोनों भी रेखा आपस में समानांतर होगा, d2 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज में चारों भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए, इस मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए, इस मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तीसरा जो भुजा आ रहा है इससे ये आधी हो जाएगी और आधी तो होगी ही होगी और आपस में समानांतर भी होगी। हमने यहाँ पर ये बात कह चुके हैं, नाम भी हम दे देते हैं, ये AB। आप इसको लिख सकते हैं नोट में पूरा का पूरा बात। ये हम लिख देते हैं E और F और ये है G और ये है H। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि EF समानांतर जाएगा GH का। यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हैं PQRS, TQ, TU और इसको XY। हम कह सकते हैं कि XY जो है वो समानांतर होगा TU का। अब एक चीज और ये बात है कि अगर हम चारों बिंदु के मध्य बिंदु को अगर मिला दें, ये चारों मध्य बिंदु को मिला दें, तो अभी आपको पता है ये और ये आपस में समानांतर होगा और ये आपस में समानांतर होगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि d1/2 है, ये d1/2 है और ये d2/2 है, ये d2/2 है। क्या d2/2 और d1/2 बराबर हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बराबर हो पाएगा? क्योंकि इसलिए बराबर नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों विकर्ण ही अलग अलग है और दोनों का आधा आधा अगर हम करें तो दोनों का आधा आधा भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए एक बात और समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले रोक करके आप पहले नोट में लिख लीजिए। अगला नंबर आपको समझाना इस बात को है कि समानांतर चतुर्भुज के चारों बिंदु को मिलाने पर जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा, मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज बनेगा। क्यों बनेगा? आपको पता है कि ये d2/2 था, ये d2/2 था, ये d1/2 था, ये d1/2 था। ये आपस में समानांतर पहले से ही जान रहे थे, ये भी आपस में समानांतर है और दोनों आपस में समानांतर है तो बीच का कोई एंगल तो 90 डिग्री यहाँ बनाने वाला है नहीं। तो इसीलिए ये जो आकृति बनेगा वो क्या बनेगा? समानांतर चतुर्भुज बनेगा। यानी कहना यह है कि समानांतर चतुर्भुज के चारों बिंदु को मिलाने पर, चारों बिंदु को जो मिलाएंगे, समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। अब एक दो बात और आप इसी में भी जान सकते हैं। इस कंडीशन में जो आप ये कंडीशन जाने थे, आप इस चीज़ को पहले आप समझ गए तो आप आगे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। आप सिर्फ समझ जाइए, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ये दिया हुआ है और इस एंगल से अगर हम इस मध्य बिंदु को मिला दें और इस एंगल से इस मध्य बिंदु को मिला दें और ये विकर्ण खींचा जाए और एक समानांतर चतुर्भुज और बना देते हैं,
और अब जो विकर्ण खींचा जा रहा है वो विकर्ण ये खींचा गया, और विकर्ण ये खींचा गया, और इसके मध्य बिंदु को अगर हम ये कंडीशन से मिला दें तब क्या हो जाता है। इस कंडीशन में एक बात को आपको समझना ये है, ये इसका मध्य बिंदु था, ये भी इसका मध्य बिंदु है। जब हम इस कोण से अगर इस मध्य बिंदु को मिलाते हैं और इस कोण से इस मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो जो विकर्ण है ये 3 बराबर भाग में बट जाएगा। यानी ये ABCD है और ये हम मान लेते हैं P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो आपको पता है ये AC जो है ये 3 बराबर भाग में बटेगा। ये AR बराबर RS बराबर SC, ये 3 बराबर भाग में बट जाता है। वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर ये ABCD है तो ये P, ये Q, ये R, ये S, यानी ये DR बराबर RS बराबर SB, और ये बटा किसका, ये बटा BD का। अब एक बात मात्र और बच गया है इसका, आप वो भी पहले आप जान लीजिए। अगला नंबर बात ये आप शायद जान रहे होंगे, किसी भी समानांतर चतुर्भुज में अगर हम इस आधार को ले लें तो इस आधार को लेने के बाद अगर इस आधार से आप कहीं पर भी त्रिभुज बनाते हैं तो आपको हम पहले नोट में ये बात बताए थे कि कहीं पर भी त्रिभुज बनाइएगा तो उसका क्षेत्रफल सभी जगह बराबर होगा। क्या ऐसा बात याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे अगर ये त्रिभुज ले लें, ये त्रिभुज ले लें, ये त्रिभुज ले लें, सबका एरिया आपस में बराबर होता है। एक बात और जानकारी आप ले लीजिए, आपको पता है कि ये मेरा B है और आपको H था, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता था, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो था वो क्या था, B गुने H था। लेकिन अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यही तो ऊंचाई है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बात हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। और समानांतर चतुर्भुज का बात खत्म हो गया सारा पॉइंट। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगला वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।